हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू चर्चा चल रही थी हमारी गवर्नमेंट बजट पर, वहीं से चर्चा को शुरू करेंगे। सब सामने देखना। बाबू बजट के दो कंपोनेंट थे, बजट रिसीट्स और बेटा बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। बाबू रिसीट्स के फर्दर दो पार्ट थे, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। बाबू रेवेन्यू रिसीट्स के फर्दर दो पार्ट थे, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के फर्दर दो पार्ट थे, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। कल बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू में 9 बातें पढ़ी, आईपीएल, एफएफएफ, ईजीएस। बाबू कैपिटल रिसीट्स में भी 4 बातें पढ़ ली, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स। ठीक है बाबू। अब एक्सपेंडिचर साइड की तरफ आगे बढ़ाते हैं, खत्म भी कर देंगे अगले 5 मिनट में ये, और उसके बाद के टॉपिक आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बाबू। बजट एक्सपेंडिचर में दो बातें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कल आपने डेफिनेशन भी मेरा ख्याल नोट डाउन कर दी होगी बेटा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अब डेफिनेशन लिख नहीं रहा बेटा। ठीक है बाबू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर क्या है बेटा? यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई थी, विच नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। बाबू ये वो खर्चे हैं सरकार के जिससे एसेट्स भी नहीं बनेगी और लायबिलिटी भी कम नहीं होगी। और बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाबू कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो बेटा एसेट्स क्रिएट हो जाएगी या बेटा लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, दोनों में से एक चीज पक्का हो। ठीक है, आओ एग्जांपल देखें। एक दिन बेटा मैंने इन दोनों की भी डेफिनेशन लिख दी थी परसों, और मैंने कहा था परसों समझ कुछ नहीं आएगा, बस डेफिनेशन लिख लो, और कल बेटा बिल्कुल क्लियर कर दिया थी ये दोनों चीजें। अब मैंने कल इसकी डेफिनेशन लिख दी थी, मुझे पक्का पता कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैंने कोई एग्जाम्पल ही नहीं दिया आपको, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाबू ना तो एसेट्स क्रिएट होगी ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी। एग्जाम्पल लो प्यारे बच्चों, 3-4 एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल है, दैट्स इट। कोई उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। जैसे यहाँ तो टैक्स पे इतना बड़ा डिस्कशन था, नॉन टैक्स रेवेन्यू पे कल इतना बड़ा डिस्कशन था, जैसा कुछ भी नहीं है। तो सर एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? सैलरी एंड वेजेस। एक बात बताओ बेटा, कितने सारे सरकारी डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं आपको एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में? आप सहारनपुर में देखो ना बेटा, कितने सारे सरकारी डिपार्टमेंट है। मैंने आपसे 2-3 बार पहले भी बात करी है। आप खुद सोचो, इतने सारे सरकारी हॉस्पिटल, सबकी सैलरी दे रही है सरकार। इतने सारे सरकारी स्कूल हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सबकी सैलरी दे रही है सरकार। जब सरकार ये सैलरी दे करती है, ये तो पक्का पता है ना एक्सपेंडिचर है, ये तो सबको पता एक्सपेंडिचर है। अब वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है या कैपिटल, ये कैसे पता लगे बेटा? डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो। क्या कहती है डेफिनेशन? विच नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। क्या बाबू इससे कोई सरकार की एसेट्स क्रिएट हो रही है सैलरी वेजेस देने से? नहीं। सरकार की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है? नहीं। काम करा रही है तो पे कर रही है, कोई लायबिलिटी थोड़ी खड़ी हुई है ऑलरेडी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आती है बात? आगे बढ़ाएं बाबू। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है सैलरी एंड वेज के अलावा? ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना है बाबू। इंटरेस्ट पे, मान लो सरकार ने लोन ले रखा है और सरकार हर महीने ब्याज दे रही है उसका, सर एक्सपेंडिचर है? एसेट्स क्रिएट हो रही है? लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है? कुछ भी नहीं। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ जाए बाबू। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं बेटा? डिफेंस सर्विसेज, सरकार आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से डिफेंस सर्विसेज ले रही है, पे करके इसके बदले में उनको, करती तो सैलरी और वेज ही पे है बेटा। बाबू क्या इससे कोई एसेट्स क्रिएट हो जाती है या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है? नहीं बेटा। सेम वे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, बेटा इतने सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर की एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज ले रही है बेटा सरकार, पे करती है, कौन सी एसेट्स क्रिएट होती है इससे? कौन सी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है? तो सब एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। बस मैं चाहता हूँ एक बात आप स्पेसिफिकली याद रखो, ये भूलना नहीं, ठीक है ना? इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल मैं बार बार करूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते बाबू, बात करते हैं कैपेक्स की। बेटा क्या थी डेफिनेशन? विच आइदर क्रिएट एसेट्स और कॉजेस रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी।
या तो बेटा एसेट्स क्रिएट हो जाएगी या बेटा कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। वो एसेट्स क्रिएट करने का भी एग्जांपल लेना मुझसे, लाइबिलिटी रिड्यूस करने का, बस इतना सा ये टॉपिक है, इसमें और कुछ नहीं है, खत्म। फिर आगे है कुछ टॉपिक काम के, ठीक है जी। एसेट्स क्रिएट करने का एग्जांपल यार कुछ भी हो सकता है यार, मेट्रोस, हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पता नहीं और क्या क्या। बाबू सरकार ने इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, लेट्स सपोज कोई हाईवे बन रहा है, सर सरकार कंस्ट्रक्शन करा रही है, खर्चा है, पक्की बात है खर्चा है। तो वो कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू या कैपिटल, कैसे पता लगे, डेफिनेशन सेटिस्फाई कराओ ना, विच आइदर क्रिएट एसेट्स। सर अगर इन चीजों पे खर्चा हो रहा है, एसेट्स ही तो क्रिएट हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो हुआ ही है। एसेट नहीं है ये सरकार की, देश की एसेट नहीं है, एसेट है, पक्की बात है। आगे बढ़ाएं बाबू, और कॉजेस रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी। बाबू लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाए ऐसा कोई खर्चा, रीपेमेंट ऑफ लोन। बाबू सरकार ने ना आरबीआई से लोन ले रखा था, या फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले रखा था, या WHO से लोन ले रखा था, या वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा था, और किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा था। आज बाबू वो लोन वापस कर दिया, और वो अगर लोन वापस किया, खर्चा किया, ये तो सबको पता है। कौन सा खर्चा है बेटा, डेफिनेशन, which either create assets or causes reduction in any liability। सर क्या इसने मेरी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया इस खर्चे ने? जब तक लोन लिया होगा अपनी लाइबिलिटी में ही तो दिखाया होगा सरकार ने। अगर आज इस लोन को उतार दिया है तो रिडक्शन इन लाइबिलिटी तो हो गया है, तो कौन सा खर्चा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ाएं, आपको इतना क्लियर, सामने देखना बाबू। एक नया टॉपिक, 1 मिनट का टॉपिक स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट सामने देखना प्लीज। अभी बाबू लिखने पे ध्यान मत दो, मैं आखिरी के 5-4 मिनट आपके लिए छोड़ दूंगा। बाबू बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की। बेटा गवर्नमेंट बजट ना 3 तरीके के होते हैं, बहुत सिंपल है ये। बैलेंस्ड गवर्नमेंट बजट, पूरा लिख लेना, ठीक है जी। सरप्लस गवर्नमेंट बजट, सरप्लस गवर्नमेंट बजट, और बेटा डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। 3 तरीके के गवर्नमेंट बजट होते हैं, बैलेंस्ड गवर्नमेंट बजट, सरप्लस गवर्नमेंट बजट, और बेटा डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। समझ आ रहा तो एक बारी नहीं बता दोगे, खुद से भी बता सकते हो क्या है ये काम। बाबू कब कहूंगा मैं गवर्नमेंट बजट बैलेंस्ड है, व्हेन बेटा बजटरी रिसीट्स इज इक्वल टू बजटरी एक्सपेंडिचर। जितनी मेरे रिसीट्स हैं उतने ही खर्चे हैं, तो सरकार बोलेगी जी मेरा गवर्नमेंट बजट बैलेंस्ड है, ठीक है। अब वो सरप्लस कब होगा, अब समझदार हो आप बेटा, जब बजटरी रिसीट्स ज़्यादा होंगे बजटरी एक्सपेंडिचर से, तो जो बजट होगा क्या बोलेंगे उसको, सरप्लस गवर्नमेंट बजट। अब वो डेफिसिट गवर्नमेंट बजट कब होगा, व्हेन बजटरी रिसीट इज लेस देन बजटरी एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चे ज़्यादा होंगे बजट में और रिसीट्स होंगी कम, ठीक है। मेरे देश का गवर्नमेंट बजट कैसा है, एनी आइडिया, डेफिसिट। और वो मैं आपको बता देता हूँ 99% डेवलपिंग कंट्रीज का गवर्नमेंट बजट हमेशा डेफिसिट होता है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है, एक ही प्रयास कर रही है बस मैं डेवलप हो जाऊँ, और डेवलप होने के लिए ना वो बस दिन रात एक हो जाता है, सरकार की सारी कमाइयाँ रुक जाती हैं। जितना आ रहा है रिसीट वो तो खर्च ही रहे हैं, बोरो कर करके भी खर्च रहे हैं, कि बस किसी तरीके से देश डेवलप हो जाए। समझ में आएगा? अच्छा देखो, ये तो मैंने बता दिया, ये आपने गेस भी कर दिया कि हमारे देश का गवर्नमेंट बजट डेफिसिट में होगा। वो डेफिसिट में होता है, लेकिन सरकार पूरा प्रयास करती है कि इस डेफिसिट को ना बैलेंस तक पहुंचा दो, ना पहुंचे सरप्लस तक, लेकिन बैलेंस तक पहुंचा दे। और सरकार कुछ ना कुछ करके बैलेंस्ड गवर्नमेंट बजट बना लेती है। वो कैसे करती है बैलेंस, अभी सिखा दूंगा आपको, और दिखाऊंगा अभी, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, 2-3 सालों के बजट दिखा दूंगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ाएं बात को, पक्का से, चलो जी बाबू। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं बातें सिर्फ एक चीज की कर रहा हूँ, डेफिसिट गवर्नमेंट बजट की। अब एक डेफिसिट गवर्नमेंट बजट ना फर्दर 3 तरीके का होता है, ठीक है। इसमें से मुझे आज 2 तरीके का पढ़ाना है, अच्छे से समझाना है। जब वो समझ जाओगे तो मैं समझ लूंगा लगभग चैप्टर खत्म हो गया। फिर मेरे पास मुझे लगता है शायद कल का ही एक और लेक्चर लगेगा और ये चैप्टर खत्म, उसके बाद न्यूमेरिकल हैं थोड़े बहुत, ठीक है जी।
आओ जी समझते हैं बेटा डेफिसिट गवर्नमेंट बजट क्या है। 3 तरीके का है। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट, सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट। बाबू रेवेन्यू डेफिसिट ये कब होगा, नाम से समझ में आ रहा हो शायद आपको। बाबू रेवेन्यू डेफिसिट पता कब होगा, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। जब सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे रेवेन्यू रिसीट से, तब अब वो रेवेन्यू डेफिसिट अराइज होगा। ये तो पक्का पता है ना नुकसान हो रहा है, ये डेफिसिट वर्ड ही नुकसान को इंडिकेट करता है। तो खर्चे ज्यादा होंगे तभी तो होगा ना बेटा। तो बाबू अगर इसको कैलकुलेट करना है कि कितना रेवेन्यू डेफिसिट है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है सारी बात। बाबू एक बार मुझे जरा जल्दी से यहाँ पर कंपोनेंट लिखवाना। बजट के 2 कंपोनेंट है, बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर। बोलो भैया यार ये भी नहीं बोल सकते तो लाना है। हाँ जी, रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, और बाबू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मैं भी बात कर रहा हूँ सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट की, जो 2 चीजों से मिलकर बना है, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। अब अगर मैं बोलूँ सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स 10,000 करोड़ है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 15,000 करोड़ है, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, 5,000 करोड़। 5,000 करोड़। बाबू आपको अगर आप अकाउंट्स के बच्चे हो तो आपको पता होगा रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब। इसको हम अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, रेकरिंग एक्सपेंडिचर, रेकरिंग इनकम। P&L अकाउंट में दिखाते थे दोनों को। और आपको पता है कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल रिसीट्स मतलब वो पूरी लायबिलिटी साइड, आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स, यही तो होता है ये। आपको पता है ये क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरी एसेट साइड, आइदर क्रिएट्स एसेट्स और कॉजेस रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। समझ में आ रही बात। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स कुछ और थोड़ी होता है, अकाउंट्स की भाषा में इनको रेकरिंग एक्सपेंडिचर रेकरिंग इनकम बोलते हैं, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में दिखाते हैं। और कैपेक्स और कैपिटल रिसीट्स कुछ और थोड़ी होता है, ये लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। अगर मुझे सिंपल ही करना है तो अभी तक मैंने जितनी बात बोली समझ में आ रही है। सर आपको पता है ये जो खर्चे हैं सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, सरकार कभी कभी करती है, रोज के खर्चे नहीं है। रोज हाईवे बनवाती है, रोज पोर्ट बनाती है, नहीं ना। रेकरिंग, रीअकरिंग, ये वही तो खर्चे हैं जो रोज होते हैं, रोज। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू क्या पेपर में इसका न्यूमेरिकल आएगा, सर आ जाता है कभी कभी 1 नंबर में। पर बाबू मुझे भी इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या लगती है, पेपर कहता है रेवेन्यू डेफिसिट की ना इम्प्लीकेशंस बता दो। ये सबसे मुश्किल हो जाती है बातें। जो बच्चा समझता नहीं ना, जो रट लेता है वो फंसा ही रहता है, हमेशा हमेशा फंसा हुआ दिखाई देता है मुझे। सर मुझे लगता है अगर आपको ये बात में समझाने में कामयाब रहना इम्प्लीकेशन, तो मैं जब बताऊंगा आप कहोगे जी ओके डन, बिल्कुल डन, कुछ है नहीं दिक्कत। चलो खैर चर्चा करते हैं, आराम से समझते हैं चीज़ों को। बाबू ये बात समझ में आ रही है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो रेवेन्यू खर्चे ज़्यादा है, मतलब मेरे रेकरिंग खर्चे ज़्यादा है, रोजमर्रा के खर्चे ज़्यादा हैं, रोजमर्रा के रिसीट्स कम है। टैक्स सरकार के पास रोज आ रहा है पर वो कम है, जितना सैलरी वेजेस में बांट रहा हूँ, जितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं, जितना एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज पे खर्च रहा हूँ, जितना डिफेंस सर्विस पे खर्च रहा हूँ, वो ज़्यादा है ना। मैं एक बात लिखूंगा, मुझे बताने बात समझ में आएगी, नहीं आएगी तो एनालिसिस करेंगे। वैसे मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं जी बिल्कुल ओके। इट क्लियरली शोज, it clearly shows government's inability to manage its day-to-day expenses. बात समझ में आई कि नहीं है बाबू। अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट दिखाई दे रहा है ना, तो समझ जाना कि गवर्नमेंट से ना अपने डे टू डे खर्चे भी मैनेज नहीं हो रहे, इतना भी नहीं कमा पा रहे कि अपने डे टू डे खर्चे भी निकाल पाए। यही तो शो कर रहा है रेवेन्यू डेफिसिट।
समझ में आ रहा है ना, रटने की जरूरत है इस चीज को। क्लियर है बात? पक्का से आगे बढ़ाएं बाबू। अच्छा, अगर रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स कम हो रही है, गवर्नमेंट कैसे करेगी कोशिश मैनेज करने की? बाबू सरकार को ना शायद डिस सेविंग्स करनी पड़ जाए। क्यों सर? डिस सेविंग्स सब समझते हैं मेरे को लगता है टर्म। पास्ट में अगर आपने कोई सेविंग्स करी होगी तो शायद हो सकता है ना तोड़ के लानी पड़ जाए। 15,000 करोड़ के खर्चे हैं और बेटा सिर्फ 10,000 करोड़ की इनकम, 5,000 करोड़ का हो सकता है ना डिस सेविंग करो। पिछली सेविंग तोड़वाओ, जोड़ रखा है उसको निकाल लो, तभी तो खर्च कर पाओगे 15,000 करोड़ रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दोनों इम्प्लीकेशन क्लियर। तीसरी बात सर देखो, मैंने क्या कहा था, गवर्नमेंट का बजट हमेशा डेफिसिट में है, बट गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है। तो मैं सिखाता हूँ बैलेंस कैसे कर देती है। अच्छा मान लो सिचुएशन यही है, और मान लो ना मुझे कैपिटल रिसीट्स के बारे में आइडिया, ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आइडिया। बैलेंस कैसे करना इसको? अगर रिसीट 5,000 करोड़ से बढ़ जाए तो बैलेंस हो जाएगा। अगर रिसीट 5,000 करोड़ से बढ़ जाए तो बैलेंस हो जाएगा। और कुछ भी ना हुआ ना तो कैपिटल रिसीट में पहली टर्म आपने पढ़ी थी बोरोइंग, सरकार 5,000 करोड़ का लोन ले लेगी, हो गया बैलेंस। ठीक है ना? अगर डिस सेविंग्स आई नहीं तो कैसे मैनेज करोगे, कैसे बैलेंस करोगे? पता है ना कैसे करोगे, एक ही तो रास्ता है घूम फिर के। बोरोइंग तो हमेशा रास्ता जिंदाबाद है ना, लोन तो मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजाक बात तो है। समझ में आ रही बात? तो बाबू अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो थर्ड इम्प्लीकेशन आती है बोरोइंग्स। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, देखो आप बोरोइंग्स चाहे आरबीआई से करो, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट से करो, चाहे किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से करो, बेटा इट लीड्स टू द डिपेंडेंसी बर्डन। कहीं ना कहीं बेटा आप दूसरी अथॉरिटी के ऊपर ना ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले जाते हो। कहीं ना कहीं बेटा बोरोइंग की वजह से ना डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ता चला जाता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, पाकिस्तान बाल बाल कर्जे में, जिसमें मोस्ट ऑफ द कर्जा दिया हुआ चाइना का है। अब आप खुद समझो, एक कंट्री खर्च रही है, अपने देश में खर्च रही है, उस खर्चने के लिए उसको लोन की जरूरत है, वो चाइनीज गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो लोन दे देती है। सर एक बात बताओ, आप उनके ऊपर इतना हाईली डिपेंडेंट हो चुके हो कि अब लोन उतारने के भी पैसे नहीं है, और वो जो कहते हैं वो आप मान लेते हो, चाहे वो कितना इलीगल हो। यही होता है ना बेटा, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप बोरोइंग करते हो ना बेटा, कहीं ना कहीं दूसरी अथॉरिटीज के ऊपर आपका ना डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ रहा होता है, और ये किसी भी कंट्री के लिए ना बहुत गलत सिचुएशन होती है। आपका किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होना, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट होना, किसी फॉरेन बैंक पे डिपेंडेंट होना, अगर आप ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे ना फिर वो अपनी मर्जी का काम कराएगा आपके देश में, और आपसे ही कराएगा, और आप ना भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा सर ईमानदारी से बताओ, कोई रटने वाला है? ये जरूरत है रटने की, इसको लिखा नहीं जा सकता। समझ आ रही है सारी बात? चलो आखिरी बात, जिसको समझ में आ जाए हैंड रेस कर लेना, देख लेंगे आज। बाबू इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट कुछ टाइम चल गया, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। किसी को समझ आए तो बता दो कैसे, नहीं तो फिर मैं समझा ही रहा हूँ। सर अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने बताया मेरे साथ तय किया कि हम बोरोइंग कर सकते हैं, अगर कोई रास्ता ही नहीं है, 5,000 करोड़ रुपए चाहिए तो बोरोइंग कर सकते हैं। मैंने फॉरेन से बोरोइंग करी और इंडियन इकोनॉमी में पैसा खर्च दिया। लास्ट चैप्टर में क्या बताया था, इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ा दी 5,000 करोड़ से, अगर बढ़ा दी तो इन्फ्लेशन आना तय है, तो दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कुछ तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चारों एप्लीकेशन समझ में आ गई? बताओ क्या रिपीट करूँ, पूछो, कराओ रिपीट, बताओ क्या करूँ? कुछ भी ना करो तो करो तुम तो। भैया अगर बता दो कुछ रिपीट करने, समय बढ़ा दी नीति है मेरा भी, मैं अगला टॉपिक शुरू करूँ। सब समझ आ गया? पक्का से? ठीक है जी, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं।
बाबू नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब बाबू मैं दूसरे डेफिसिट की बात करने जा रहा हूँ। आज इससे आगे टॉपिक नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बड़ा डेंजरस है। बाबू बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। तीन तरीके के डेफिसिट हैं। रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ लिया, फिस्कल आज पढ़ लेंगे, तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, वो कल पढ़ेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। प्राइमरी डेफिसिट कल, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव कल। अगर बुक को देखोगे आप, संदीप गर्ग सर की बुक को या किसी बुक को, पहले ही दिन क्या किया जाता है, गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन पढ़ा के ऑब्जेक्टिव करा दिया जाता है। मैं करा ही नहीं सकता, मुझे लगता है लोग परमात्मा है जो पहले दिन बता देते हैं गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव। हम तो बहुत सिंपल आत्मा है, ठीक है ना, हमसे कहाँ टक्कर दी जा सकती है परमात्मा को। ठीक है जी, आओ क्या करते हैं बेटा बात फिस्कल डेफिसिट की। बेटा फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। सब सामने लिखते रहना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बाबू ये क्या बात हुई बेटा, कहता है फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। कहता है बोरोइंग छोड़ देना, सारे खर्चे ले लो, रेवेन्यू भी कैपिटल भी, माइनस कर दो सारी रिसीट्स, रेवेन्यू भी कैपिटल भी, बस बोरोइंग नहीं माइनस करनी। ऐसा क्यों बाबू, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मेरी बात यहाँ पर ढंग से समझोगे ना, न्यूमेरिकल ना आपको ना टच नहीं कर सकती। मैं और क्या बताऊँ, मैं बच्चों को करते हुए देखता हूँ न्यूमेरिकल, मुझे हंसी आती है, भाई क्या कर रहे हो, थ्योरी क्यों नहीं पढ़ सुनते ढंग से। आपको लगता है न्यूमेरिकल करने आने चाहिए, भैया मेरे को लगता है थ्योरी आनी चाहिए, न्यूमेरिकल तो कुछ होते ही नहीं। आप सोचो, मैंने कभी अगर आपको नेशनल इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड बढ़ाया, कितना जोर दे के बढ़ाया थ्योरी, आप बताओ न्यूमेरिकल में दिक्कत आई क्या। मुझे लगता है काम की चीज ही थ्योरी होती है, पहले वो तो समझ लो ढंग से। तो क्यों बोरोइंग को मना कर रहा है, उसको माइनस क्यों नहीं करना, बाकी सारी रिसीट्स को माइनस क्यों कर रहा है बाबू, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग बिल्कुल बराबर टर्म है, इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं होता। मैं साबित कर देता हूँ, दिल नहीं कह रहा मेरा, और साबित करते हैं। इधर देखना सब मेरी तरफ। बाबू मेरे को एक बार बजट के ना दोबारा से कंपोनेंट बताओ। दो कंपोनेंट है, बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट्स के भी फर्दर दो पार्ट है, रेवेन्यू और कैपिटल। एक्सपेंडिचर के भी फर्दर पार्ट है, तो दिक्कत तो नहीं। इधर देखना, मान लो बेटा अभी हमने माना ये 10,000 करोड़ का खर्चा है, ये 15,000 करोड़ का खर्चा है, मान लो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर 25,000 करोड़ का खर्चा है। ठीक है बाबू, आओ कैलकुलेट करते हैं फिस्कल डेफिसिट। टोटल खर्चे कितने हो गए, 40,000 करोड़, रेवेन्यू 15,000 करोड़ का, कैपिटल 25 का, टोटल कितना होगा 40,000 करोड़। माइनस कर दो टोटल रिसीट्स, कितनी है टोटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, सॉरी कैपिटल रिसीट है नहीं, रेवेन्यू रिसीट है, माइनस कर दो। बाबू 30,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है, 30,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। क्या बताया मैंने आज तक आपको, गवर्नमेंट कैसा बजट क्रिएट करती है, बैलेंस। एक्चुअली में कैसा होता है, डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जुगाड़ चला के क्या कर देती है, उसको बैलेंस कर देती है। एक बात बताओ, इसको बैलेंस करना है, 30,000 करोड़ रुपए से खर्चे ज्यादा हैं, 40,000 करोड़ के खर्चे हैं, 10,000 करोड़ के रिसीट है, 30,000 करोड़ रुपए चाहिए ना बैलेंस करने के लिए। कहाँ से आएंगे 30,000 करोड़, कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, बोरोइंग तो जिंदाबाद है। तभी तो उसने मना किया बोरोइंग मत माइनस करो, क्यों, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ अ बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट कितने का है, 30,000 करोड़, बोरोइंग कितनी करोगे 30,000 करोड़, ये हमेशा ही बराबर होता है। एग्जाम्पल में ट्विस्ट है, सामने देखना, कैपिटल रिसीट के टोटल 4 कंपोनेंट थे, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स। ठीक है, मान लो बोरोइंग गिवन नहीं है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग 20,000 करोड़ है। अब लगवाना फॉर्मूला, टोटल खर्चे 40,000 करोड़ माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, रेवेन्यू 10,000 करोड़ की है, कैपिटल 20,000 करोड़ का है, 30,000 करोड़। अभी भी फिस्कल डेफिसिट कितना है 10,000 करोड़। समझदार को इशारा काफी, कैसे मैनेज करूंगा इस 10,000 करोड़ को, थ्रू बोरोइंग ओनली, यानी कि
जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उतनी ही बोरोइंग होती है। बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूं। इसने क्यों का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग? बिकॉज फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट ही तो बोरोइंग होता है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको ना बुक में बड़ा लंबा चौड़ा एग्जांपल दिखाऊंगा, बड़ा लंबा चौड़ा, जहाँ फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने को कहेगा। बच्चा पता है क्या कर रहा होगा? एक टर्म भी दी होगी, उन लंबी चौड़ी टर्म में बोरोइंग नाम की। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ सीधा लिखना फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ अ बोरोइंग, सीधा आंसर। आप एक स्टेप में आंसर लिखोगे। बुक को देख लेना, अपने दोस्तों यारों को देख लेना। पता क्या कर रहे होंगे? पहले ना छांट छांट के टोटल खर्चे का टोटल कर रहे होंगे। रेवेन्यू खर्चे अलग छाट रहे होंगे, कैपिटल अलग, उनका टोटल कर रहे होंगे। फिर रेवेन्यू रिसीट्स अलग छाट रहे होंगे, रेवेन्यू में भी टैक्स अलग, नॉन टैक्स अलग। फिर कैपिटल रिसीट्स अलग छाट रहे होंगे, बोरोइंग छोड़ के। और फिर सारी कैलकुलेशन कर करके निकाल के आएंगे। तुम एक स्टेप में आंसर निकाल के आओगे, वो 20 स्टेप में आंसर निकाल के आएगा, आंसर सेम आएगा। ये होता पता क्यों है? क्योंकि अभी थ्योरी पे फोकस नहीं किया, या पढ़ाने वाले ने समझाया नहीं फिजिकल डेफिसिट चीज क्या। समझ में आ रहा है? मैं बुक का भी स्टाइल दिखा दूंगा क्वेश्चन करने का, हंसी ना आ जाए कह देना। अभी तक मैंने जितनी बात बोली समझ में आ रही? क्यों बोरोइंग माइनस करा रहे हैं टोटल रिसीट में से? बिकॉज फिजिकल डेफिसिट इट्स अ बोरोइंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बाबू। इम्प्लीकेशन लिखना हूं बेटा मैं फिजिकल डेफिसिट की, और उसके बाद वाइंड अप करूंगा। पहली इम्प्लीकेशन खतरनाक है, समझना बड़ा जरूरी है। पहली इम्प्लीकेशन बहुत खतरनाक है बेटा। बच्चे पहली इम्प्लीकेशन में ही फंसते, मैं ये भी बता देता हूँ बाबू। अगर किसी भी गवर्नमेंट से अपने टोटल एक्सपेंडिचर मैनेज नहीं हुए ना, 1 साल 2 साल, लिख के ले लो, वो गवर्नमेंट डेब्ट ट्रैप में फंसने वाली है। फंस जाएगी, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगी, बाहर आना महाभारत होगा। वो बता सकता है क्यों, कैसे? अगर आपके टोटल खर्चे 1-2 साल लगातार ज्यादा रहते रहे ना टोटल रिसीट से, सर बहुत गंदे डेब्ट ट्रैप में फंसने वाले हो। कोई बस मुझे ये बता दे क्यों। नहीं? चलो मैं बताता हूँ, इधर देखना। सर आपसे खर्चे मैनेज नहीं हुए, ये मानते हो बेटा? वो खर्चे मैनेज करोगे कैसे? एक ही रास्ता है, लोन लोगे। सरकार क्या करेगी? लोन लेगी, खर्चे कोप अप करेगी। बाबू लोन लेगी तो ब्याज देना पड़ेगा। फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी हाँ करते जाओ। देना पड़ेगा ब्याज। ब्याज दोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी मैंने कहा था, एक एग्जांपल याद रख लो, इंटरेस्ट मुझे चाहिए कहा था ना, इसलिए कहा था। ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अभी पिछला टॉपिक पढ़ा आपने, तो क्या रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा? रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। और अगर रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा तो इसको कैसे कॉप अप करते हो? थ्रू बोरोइंग ओनली। यानी कि इसके लिए तो लोन लोगे लोगे, जो इसकी ब्याज पे करोगे उसकी वजह से जो रेवेन्यू डेफिसिट अराइज होगा उसके लिए फिर लोन। बाहर नहीं आ सकती गवर्नमेंट, जान निकल जाएगी कई सालों के लिए अगर ये मैनेज ना हुई तो। ब्याजों के लिए भी लोन लेना पड़ जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दोबारा बोलूं बाबू। अगर टोटल खर्चे ज्यादा हैं टोटल रिसीट से, अभी मैंने बताया फिजिकल डेफिसिट अराइज होगा। फिजिकल डेफिसिट कैसे कोप अप होता है? बोरोइंग से। बाबू बोरोइंग मैंने कर ली, बोरोइंग करी तो ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज दे दिया। ब्याज दिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बढ़ा। ब्याज क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ा, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। और रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा तो आपको ही पता है रेवेन्यू डेफिसिट को भी तो हम कैसे कोप अप कर रहे थे? बोरोइंग से ही तो कर रहे थे। उसकी भी थर्ड इम्प्लीकेशन देख लो। सर कैसे कोप अप कर रहे थे रेवेन्यू डेफिसिट को? बोरोइंग से ही तो कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता बेटा, बोरोइंग करी उसका ब्याज देने के लिए फिर बोरोइंग करी, ये तो बहुत बड़े हालात माड़े हो जाएंगे देश के। यही तो मैं कह रहा हूं, आप रटने में लगे रहते हो। कोई दिक्कत तो नहीं?
आगे बढ़ाएं तब को। सर सेकंड एप्लीकेशन सेम जो उधर थर्ड एप्लीकेशन थी। बाबू अगर बोरोइंग कर रहे हो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन, बेटा इट लीड्स टू द डिपेंडेंसी बर्डन। सर दूसरी अथॉरिटी के ऊपर आप डिपेंडेंट होते चले जाओगे जो किसी भी देश के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है, ठीक है जी। और अगर बोरोइंग ना करो तो आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है, एक और ऑप्शन हो सकता है। मैं बस वर्ड लिखूंगा, आप बता देना कि मैंने ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया वर्ड पिछले चैप्टर में। याद है वर्ड? क्या है वर्ड? ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? मैंने पढ़ाया नहीं, क्या होता है मतलब? गवर्नमेंट अपने खर्चों को वो कैसे करती है, कई बार आरबीआई को कहते हैं एडिशनल करेंसी प्रिंट कर दो, उसी को तो बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। एडिशनल करेंसी प्रिंट करा कर आगे खर्चना। सर अगर 40,000 करोड़ के खर्चों 30,000 करोड़ की रिसीट है, 10,000 करोड़ का लोन ना लेना चाहो तो एक ही तो रास्ता है आपके पास। अब आरबीआई को कह सकते हो जी मैनेज कराओ, डेफिसिट फाइनेंसिंग कराओ, करेंसी प्रिंट करो, मैं खर्चूंगी, यही तो करोगे। और समझदार हो तो तैयारी कर लो। अगर फॉरेन से बोरोइंग करके खर्चा कर रहे हो, चाहे डेफिसिट फाइनेंसिंग से खर्चा करा रहे हो, लिख के ले लो, इन्फ्लेशन आने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये भी लिख के ले लो, इसका न्यूमेरिकल पेपर में, न्यूमेरिकल नहीं तो इसकी इम्प्लीकेशन पेपर में, कोई नहीं रोक सकता। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।